पारसनाथ की इस धरती में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बिना किसी समय को गवाए आपसे दो तीन चीज़ें ऐसी बातें रखूंगा। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद से अनेक समीकरण बनाने की कोशिश की, लेकिन आज 2022 और 23 के समीकरण में जो सबसे बड़ा हथियार कोई भी पार्टी या कोई भी क्षेत्रीय दल अपना रही है तो मुझे लगता है उसका नाम है धर्म। मेरे साथ हैं मोती जी, भारतीय सभ्यता के अंतर्गत झारखंड की अब नीतियों को, विधियों को बड़े संजो कर और सिस्टमेटिक ढंग से रखते हैं। पहले तो हम लोग मोती जी का स्वागत करेंगे। आपको दादा जोहार है। जोहार है भाई साहब, कैसे हैं मोती? बढ़िया है दादा। तैयारी वगैरह चल रहा है? एकदम तैयारी चल रही है। अभी तो दूसरी तैयारी में आप लग गए। नहीं, दूसरी नहीं है, ये हमारी जल जंगल जमीन की ही लड़ाई थी और इसी बीच में ये जंगल अपना ज़मीन को बचाने की लड़ाई है। तो दूसरी लड़ाई नहीं कह सकते, ये झारखंड से रिलेटेड और हमारी ही लड़ाई है। कौन अपना कौन पराया? देखिए, हम कभी अपना कभी पराया करने का प्रयास नहीं करें। हम जहाँ कहना चाहते हैं, जिस चीज़ की बातें बताना चाहते हैं, हम आपको ही बता देते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। तो आप अगर पूछ लें तो ठीक रहेगा, नहीं पूछेंगे तो हम खुद ही। मेरा कहना है कि अगर हजारों साल पुरानी पद्धतियाँ मिलजुल कर समिश्रित भाव से चल रहा था, अचानक एक पोटासियम साइनाइड कहाँ से आ गया? ये उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए कि पोटेशियम साइनाइड आया कहाँ से, जिन्होंने ये इस विवाद को जन्म दिया। कब तक पीछे दबे रहेंगे आदिवासी? देखिए, इनका आदिवासी मूलवासी जो हैं अपना उद्धार खुद कर सकते हैं, अपनी जन जागृति खुद कर सकते हैं, और जब तक ये लोग खुद नहीं जागेंगे इनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उनकी रोजी रोटी का क्या? जो पिछले 10 दिनों में मुझे लगता है बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिनका चूल्हा तक नहीं जला होगा, ये बात तो आप मान रहे हैं। देखिए, जिस बात करा हम वहीं पर मुद्दे पे ही बात करते हैं। जहाँ पे आप शुरू करना चाह रहे हैं, आप नहीं पूछ रहे हैं तो हम ही बता देते हैं। नहीं तो पूछ लेता तो आप बताएं। नहीं, हम कहते हैं कि आप ही पूछ लीजिए। मेरा कहना यह है कि क्या हुई जैनियों से और क्या हुई आदिवासियों से, कहाँ जाकर ये टकराव आज इतना बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया? अच्छा, तो आप पारसनाथ की बात कर रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं कि विवाद कहाँ से शुरू हुआ। देखिए, पारसनाथ जो है, इसका आप जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों की भी है और वहाँ पर आदिवासियों मूलवासियों की भी आस्था है, दोनों का केंद्रित है। तो आज तक समन्वय बना के चली आ रही थी और हम अभी भी चाहते हैं कि वो समन्वय बना रहे। वो जो साझी संस्कृति थी, वो जो भाईचारा थी, वो बना रहे। वो बंधुत्व का प्रेम जो है वो बना रहे। हम भी चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हिंसा से कोई समस्या का समाधान नहीं होता, हमेशा हिंसा से होती है। हाँ, कभी कभी हिंसा का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन जब तक अहिंसा की बातें चलती है तब तक हिंसा का स्थान नहीं आना चाहिए। तो देखिए, शुरुआत कहाँ होती है, हम एक बात बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है कि पारसनाथ इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन यानी अति संवेदनशील क्षेत्र। अति संवेदनशील क्षेत्र उसे कहा जाता है जहां दुर्लभ जीव जंतु, पशु पक्षी या औषधीय गुणों वाले रहते हैं, जो जब नष्ट होने लगती है तो केंद्र सरकार क्या करती है, उसको नोटिस करती है, जांच करवाती है, कमेटी बैठाती है। जब जांच हो जाने पर कि यहाँ विलुप्त होने पर है तो वहाँ पर इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देती है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा दुनिया का जो जंगल है, सबसे विशाल और घना जंगल, वो अमेजन का जंगल है, जो दुनिया को 20% ऑक्सीजन सप्लाई करती है। उसके बाद आता है झारखंड का सारंडा का जंगल, जो झारखंड को मतलब एक जीर्णोद्धार कह सकते हैं कि जीवनदाता है। उसके बाद आता है पारसनाथ का जंगल, जहाँ अति विशिष्ट जीव जंतु और पशु पक्षी हैं। तो इसको केंद्र सरकार ने इसको अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया। और ये अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के पीछे भी जैन लोगों का ही हाथ था। क्यों था, अभी इसके पीछे हम कारण बताते हैं। वहाँ पर आदिवासियों मूलवासियों के द्वारा एक सेंद्रा प्रथा चलती थी, जहाँ सेंद्रा प्रथा में क्या होता है कि साल भर में जाते हैं और जितने भी पशु पक्षी हैं वो लोग मार के खाते हैं उसको। तो ये आदिवासी सभी आदिवासी सभी कल्चर में है, सेंद्रा प्रथा है। इसको सेंद्रा प्रथा। जनी शिकार भी एक बार होता है, जो जनी शिकार में उसमें 12 साल में एक बार होता है, लेकिन ये जो है सेंद्रा, ये हर साल में होता है। तो क्या है कि जो मार के जाया जाता था, तो ये जैन लोग ने जो था, उन लोगों ने सोचा कि इसमें अहिंसा की भूमि है तो प्रतिबंध लगना चाहिए। तो उन्होंने मान्यता को केंद्र सरकार को भेजा और आग लगने के कारण बहुत सारे जीव जंतु जल के राख हो जाते थे। उसमें भी इको सेंसिटिव जोन रहेगा तो सरकार उसकी रक्षा करेगी। तो इन लोगों ने मांग को भेजा, सरकार मान भी ली, उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित भी कर दिया गया। ये बात है 2 अगस्त 2019 की घोषणा कर दी। अब इन लोगों को पता नहीं था कि इको सेंसिटिव जोन घोषित हो जाने से आप पारसनाथ के 26 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गैर वानिकी कार्य नहीं कर सकते। ये किनको पता नहीं था? जैन लोगों को नहीं पता, जैनियों को नहीं पता। हाँ, अगर वहाँ आप गैर वानिकी कार्य करते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेश लेना पड़ेगा, समझे। जैसे कि
वहाँ आप घर नहीं बना सकते, महल नहीं बना सकते, मंदिर नहीं बना सकते, ट्रस्ट नहीं बना सकते। ये गैर वानिकी कार्य है। कंक्रीट का मतलब कोई भी सामान नहीं वहाँ पे नहीं। हाँ, आप वहाँ पेड़ लगा सकते हैं, जंगल का रक्षा कर सकते हैं, ये सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर ये सारे कार्य करना है, आपको मंदिर बनाना है, ट्रस्ट बनाना है, घर बनाना, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेना पड़ेगा। जब ऐसा हो गया तो इन लोगों की सारी चीज़ें रुक गई, स्थगित हो गई, और हो भी रहा था तो चोरी छुपे हो रहा था। अगर कोई कंप्लेन कर देता तो ख़त्म हो जाता। तो इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत सरकार को यही लोगों ने प्रस्ताव भेजा कि अब इसको जो है इको सेंसिटिव जोन से हटाकर इको पार्क बनाया जाए, इको टूरिज्म पार्क विकसित किया जाए। सरकार ने उसका भी मांग ली कि चलिए इको टूरिज्म बनाया जाए। अब कहा कि इको सेंसिटिव तो अब हट गया, अब तो हमारा आसान काम हो गया। अब हम इको टूरिज्म का भी विरोध करेंगे, और इन्होंने इको टूरिज्म का विरोध किया कि नहीं, इको टूरिज्म नहीं बनना है। इसका भी हम समर्थन करते हैं कि वहाँ इको टूरिज्म भी नहीं बनना चाहिए, पर्यटन स्थल नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अति संवेदनशील क्षेत्र है। लेकिन हम इसका कट्टर विरोधी हैं कि वो अति संवेदनशील क्षेत्र से हटे, अति संवेदनशील क्षेत्र में ही रहे पारसनाथ, ये हम चाहते हैं। मैंने पारसनाथ को दर्द को देखा है। हम 3 महीने, जब मार्च अप्रैल में जब आग लगती है, 3 महीने तक आग लगती है, अभी भी लगेगी। पिछले 5 वर्षों से तो मैं लगातार आपको देख रहा हूँ कि आग लगने के बाद सबसे पहले मोती जी और उनका टीम पहुँचता है और रात भर हम लोग आग बुझाने का काम करते हैं। हमने पारसनाथ को, इसमें जैनियों का कोई समर्थन, कोई समर्थन नहीं। उसमें कितने जीव जंतु, पशु पक्षी, कितने पेड़ जलते हैं, और इतना भयानक, इतना भयावह आग रहता है कि जैसे आप अमेजन के जंगल में आग देखे थे, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग देखे थे, वैसा ही इन जंगलों में आग लगा रहता है। लेकिन जैनियों उस समय कहीं नहीं रहते। अब हम बात करते हैं कि ये लोग कहते हैं कि दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा बंद होना चाहिए। इसका हम भी समर्थन करते हैं कि बंद होना चाहिए, लेकिन मांस मदिरा भी बंद होना चाहिए, हमें ये भी समर्थन है। और जो सामान्य की स्थिति है ये भी बना रहे, ये भी हम चाहते हैं। भाईचारा बने रहे, ये भी हम चाहते हैं। लेकिन अब ये कह के हमारा वहाँ भी पूजा स्थल है, जैसे माझी थान है, जाहिर थान है, भोमिया बाबा का है, कपसा थान है, उसको भी हम लोग पूजा करते हैं। हमारी प्रथा में, हमारी रिचुअलिटी में, हमारी पारंपरिक धर्म में क्या है, हमारी आदिकाल के धर्म में क्या है कि हमारी बलि देने की प्रथा है, शुरू से आदिकाल से चला आ रहा है। तो हम वहाँ बलि देंगे, जहाँ हमारा स्थान है हम बलि देंगे, जहाँ आपका स्थान है वहाँ आप पूजा कीजिए रहेगा। ये बलि तो लंबे समय तक कभी रुका नहीं, कभी नहीं। अचानक ये विवाद रुका ही था। देखिए, हम लोगों ने हमेशा, झारखंडी लोगों ने हमेशा उनकी आस्था का ख्याल रखा है। भोमिया बाबा के मंदिर में, जो भोमिया बाबा का जो है पूजा स्थान, वहाँ पर बलि पड़ता है। कोई भी नौतन शादी होता है, हमारे तलहटी में ही गाँव है, तो कोई भी नौतन शादी होता है, नौतन शादी होने के घर घुसने से पहले वहाँ बलि दिया जाता है। तो वो बलि उनकी आस्था का ख्याल रखते हुए हम लोग नदी में उसके नाम से जाके देते हैं, दूर में जाके, कि उनकी आस्था का ठेस ना पहुँचे। इतना हम लोग, ये लंबे समय से आप लोग ये करते हैं? हाँ, चला आ रहा था। अच्छा मोती जी, झारखंड सरकार से क्या गलती? झारखंड सरकार से गलती हुई कि इसको इको सेंसिटिव जोन को हटाने की मांग की, ये सबसे बड़ी गलती हुई। इको टूरिज्म से हटा दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इन लोगों को कहता है कि इको टूरिज्म जो है नहीं बनना चाहिए। तो पर्यटन स्थल को कौन बढ़ावा दिया? सबसे पहले जेएनयू ने बढ़ावा दिया। अब हम आपको बताते हैं उदाहरण के साथ। जो पीछे साइड का जो रास्ता है, जिसे मधुबन साइड से जो चढ़ते हैं, उस रास्ते में कभी वैकल्पिक मार्ग हुआ करता था, मतलब जंगल झाड़ के रास्ते से लोग चढ़ते थे, कोई मार्ग नहीं था। तो इन जेएनयू ने क्या किया, उसमें एक सीमेंट का रोड बना दिया। 1990 के दशक में मात्र 300 यात्री वहाँ चढ़ते थे पारसनाथ ऊपर, क्योंकि पारसनाथ चढ़ना अपने आप में एक चैलेंजिंग था। 4 घंटा चढ़ना और 3 घंटा उतरना, 7 घंटा और थकान अलग। तो लोग 300 यात्री चढ़ते थे। लेकिन आज 2020 में जब वो रोड बन गया तो आज 30,000 से लगभग आज प्रतिदिन आना जाना। हाँ, 30,000 प्रतिदिन, लेकिन 3,000 पहाड़ चढ़ना है। 30,000 वहाँ लोग आ रहे हैं मधुबन घूमने के लिए, और 3,000 लोग पहाड़ तक चढ़ रहे हैं। हम लोग जो तो पहले कितना गुना परिवर्तन हुआ। तो पर्यटन को कौन बढ़ावा दिया? अब ये पर्यटन जब वहाँ पहुँचा तो सरकार के नज़र में आया कि तो पर्यटन स्थल घोषित करने पर हमको ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। उसके बाद अभी जब जिस क्षेत्र से आए, आप हाईवे होके आए, वो हाईवे साइड में आप देखे होंगे पारसनाथ के इधर से एक जैन लोग एक 15 फीट का रोड बना रहे हैं, जो रोड पारसनाथ के पहाड़ ऊपर टोंक तक जाएगी, ऊपर मेन मंदिर तक जाएगी। जो घना जंगल है, एकदम घना, अति विशिष्ट घना जंगल, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ तक कार चढ़ेगी। तो पर्यटन को बढ़ावा कौन दे रहा है? पारसनाथ शुरू उन्होंने ही किया और पर्यटन को बढ़ावा आप दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जैन कहते हैं कि पारसनाथ को हम बचा रहे हैं, हम बचाने का काम कर रहे हैं, आदिवासी मूलवासी कर रहे हैं कि हम भी बचाने रहे हैं। तो फिर उसको बर्बाद कौन कर रहा है? बर्बाद यही लोग कर रहे हैं, अतिक्रमण करके। उसके बाद जहाँ इनकी कोठियाँ बनी है, मंदिर बनी हुई है, ज़्यादा ट्रस्ट बने हुए हैं, सारे जगहों पर वो जो ज़मीन है, 3 ही लोग का ज़मीन है, या तो जीएम लैंड की ज़मीन, जीएम ज़मीन है, बिल्कुल जीएम लैंड की ज़मीन है, या तो फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है, या तो सीएनटी की ज़मीन है। जब ये सारी ज़मीनें, कुछ इनकी हो सकती है जनरल प्लॉट, लेकिन सारी ज़मीनें यही है।
अब इन सारे ज़मीनों में जब जीएम लैंड में आप घर नहीं बना सकते, फॉरेस्ट विभाग के ज़मीन में नहीं बना सकते, उसके साथ आंकड़ा है मेरे पास, आपका जितना भी ट्रस्ट है उन ट्रस्टों के आप डाटा 3 एकड़ किसी ने जंगल विभाग के ज़मीन को घुसा लिया, किसी ने 4 एकड़ को घुसा लिया, इस और तरह इस जगह पे वन विभाग बिल्कुल मौन रहा और वहाँ ट्रस्ट बन गई, मंदिर बन गई। और जो नहीं ज़मीनें थी जो वहाँ के आदिवासियों मूलवासियों की थी, उनमें सीएनटी कानून लागू हुआ। और सीएनटी कानून की धारा 46 का क कहता है कि अगर कोई आदिवासी है तो आदिवासी को ही ज़मीन बेच सकती है, लेकिन उसी थाना का होना चाहिए। और उसका 46 का ख कहता है कि अगर कोई ओबीसी है तो केवल ओबीसी को ही ज़मीन बेच सकती है, लेकिन उसी जिला का होना चाहिए। तो ये फिर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात से आए जैन यहाँ ज़मीन कैसे खरीद लिए, सवाल बनता है। बताते हैं कैसे लेते हैं। इन लोग को जैसे आदिवासी मूलवासी को ये लोग विकास जान के नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि अगर विकास इनका कर देंगे तो ये लोग ज़मीन नहीं बेचेंगे, और जब ज़मीन नहीं बेचेंगे तो हम ट्रस्ट कोठी कहाँ बनाएंगे, वहाँ ज़मीन ही नहीं है। तो ये लोग क्या करता है कि उनको उसी अवस्था में रहने देगा। अब किसी भी गरीब परिवार को अगर किसी को बाल बच्चा को पढ़ाना है या बेटी का शादी करना है तो क्या करता है, अपना ज़मीन को किसी का यहाँ बंधक रख देता है। तो जैन लोग वहाँ एक्टिव है, तुरंत कहता है ठीक है 50,000 इसको ज़रूरत है, वो लोग 2.5 लाख 3 लाख रुपये। तो बहुत बड़ी बात आप रख रहे हैं श्रीमान। देखिए जो बात है कि अब तक ये जाना जाता था कि केवल वहाँ मंदिर है, दूसरी तरफ से जो बात अभी मोती जी यहाँ डंके की चोट पर अपनी रख रहे हैं कि अब वहाँ ज़मीन का भी फर्जीवाड़ा, अगर किसी आदिवासी का घर का स्थिति खराब है, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है या अन्य चीज़ों को, तो वहाँ पर इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, यही ना मोती जी? हाँ, तो उसका दे देते हैं। अब वो बेचारा जिसके घर खाने का ठिकाना नहीं है, वो 2.5-3 लाख रुपया कहाँ चुकाएगा? तो ये लोग क्या कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये ज़मीन आपका है तो ये हमको दान पात्र के नाम से दे दीजिए कि इस ट्रस्ट को हम दान कर दिए। और दान तो दे ही सकते हैं ज़मीन को, इसमें कोई रोक टोक नहीं। अब ये लोग लिखा लेता है बॉन्ड एफिडेविट पेपर में कि हम इस ज़मीन को दान दे दिए, बाद में उसको पैसा दे दिया जाता है और यही दान के नाम पे उसमें बड़ा बड़ा ट्रस्ट बन जा रहा है, बड़ी बड़ी कोठियाँ बन जा रहा है। 24 तीर्थंकर इनके हुए, 24 तीर्थंकर में 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी यहाँ निर्वाण प्राप्त किए थे, तो उनकी मंदिर बनना चाहिए। लेकिन 24 तीर्थंकरों में इन्होंने 32 मंदिर बना दी। अरे 24 ही बनना चाहिए था अगर बनना था तो, लेकिन जितने टॉक है, जितनी पहाड़ियां हैं पारसनाथ के ऊपर में, सब में एक मंदिर, एक ट्रस्ट बना दिए। उतना घना जंगल में सबको उजाड़ करके, आग लगा के, साफ करके मंदिर बना दिया। तो ये अतिक्रमण कौन कर रहा है? हम तो वहाँ पहाड़ पे मंदिर नहीं बनाए हैं, हम तो पहाड़ को नहीं उजाड़े हैं, हम पहाड़ को रोड नहीं बनाए हैं, बनाए तो आप हैं, उजाड़ तो आप रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अतिक्रमण कर रहे हैं। और उसके बाद ये लोग बहिष्कार चला रहे हैं अभी कि वहाँ के स्थानीयों को बहिष्कार करो, उनकी दुकानें से सामान नहीं लो, साड़ी नहीं लो, ये लो। तो जब तुमको रोजगार ही नहीं दोगे, अगला मेरा सवाल यही था तुमको कि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कहा जा रहा था कि दुकानों में जाकर दुकानें बंद कराई जा रही थी और किसी भी व्यक्ति को कोई सामान नहीं लेने दिया जा रहा था। क्या लगता है ये आपस में सामंजस्य पूरी तरह से बिगाड़ने का एकदम षड्यंत्र चल रहा है? और ये क्या हम कर रहे हैं, आदिवासी मूलवासी कर रहे हैं उसका छीनने का। वहाँ सुनते हैं कि उसका ID कार्ड ले लिया जाता है, जो जेनी वहाँ खरीदने जाता है उसका छीन लिया जाता है कि वहाँ कर नहीं खरीदना है, उसको दंडित किया जाता है। तो हम तुमको क्यों आने दें जब तुम हमको रोजगार ही नहीं दे सकते? हमारा जगह गया, हमारा जमीन गया, हमारा जंगल गया, तुम जमीन जगह ही नहीं दे सकते, हमको रोजगार ही नहीं दे सकते, तुमको आने क्यों दे? इनके बाबा एक हैं, ये कहते हैं कि माला छोड़ो भाला पकड़ो। ये किसके विरुद्ध का नहीं जानते है ना? आप बताइए, आप अहिंसा कहते हैं कि हमारे धर्मों में अहिंसा है, अस्त्य है, अपरिग्रह है, ये सारे 4 धर्म हैं आपके, लेकिन क्या ये अस्त्य अहिंसा में आता है कि माला छोड़ो भाला पकड़ो? आप मुनि है, मुनि रहिए। आप मुनि है, मुनि रहिए। आप मुनि का मतलब क्या? आपने हर चीज़ का त्याग कर दिया है, आपका तो होना ही नहीं चाहिए। आपके धर्म के ठेकेदार आप सच्चा हो सकते हैं, लेकिन आपके धर्म के ठेकेदार यहाँ क्या कर रहे हैं आपको शायद पता नहीं है। अभी मैंने सुना था एक मुनि जी कह रहे थे कि यहाँ गला तक ठूस कर पैसा भर देंगे, बोलो कितना टूरिज्म से आएगा। चलिए कैसे देखते हम इसका उत्तर हम देते हैं। इनके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, इनका जन्म स्थल वैशाली में हुआ और इनका निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ? पावापुरी में। और ये दोनों जगह कहाँ है? बिहार में। और बिहार सरकार ने इसको टूरिस्ट पैलेस घोषित करके रखा है। तो तुम्हारे में उतना औकात काहे नहीं है कि तुम बिहार सरकार के यहाँ तक पैसा ठूस के दे दो और कहो कि इसको मुक्त कर दो, जैनियों का स्थान है, यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनेगा? काहे नहीं कह देते? नहीं, औकात नहीं है। खाली झारखंड को ये लोग बाबा जी का ढाबा बना रखे हैं, इनकी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं उनसे लड़ने की। बोध गया गए होंगे शायद, बिल्कुल बोध गया होंगे आप, बोध गया जाइए। बोध गया के आसपास की जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी होटल है, रेस्टोरेंट है, जितनी भी दुकानें हैं, वहाँ के बोध की एकाध को मिल जाएंगे तो अलग है बात है। तो सारा बिहारी और वहाँ लोकल के आदिवासियों मूलवासियों की, जो वहाँ के बिहारी वासी हैं, उनकी है, किन्हीं के बोध के। और बोध ने कभी ये नहीं कहा कि बोध गया हमारा है, तुम यहाँ खाली कर दो। अगर ऐसा बात हुआ तो उस दिन बोध गया शायद बोधों को भी खाली करना। सबसे बड़ी बात है ये प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के आंगन में रहते हैं, प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं, प्रकृति को ही अपना जीवन यापन का आधार मानते हैं। और अगर इसके साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो मुझे लगता है फिर आप अहिंसा परमो धर्मा वाली नीति से बाहर चले जाएंगे।